अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि व्हाट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। हमने देखा कि अथॉरिटी और जो पावर होती है वो क्या है, सिनोनिम वर्ड है, पर इनके बीच में एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है, एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, वो हमने वहां पे पढ़ा था। अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को, अथॉरिटी को भी और पावर को भी डीपली पढ़ेंगे। क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्या सोर्सेज है पावर्स की, हम यहाँ पे उसको डीपली एनालिसिस करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। हमने बताया था कि जो अथॉरिटी होती है, हमें पहले यूनिट 1 कौन सा पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। तो हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी एक्चुअली में होता क्या है। हमने पढ़ा कि अथॉरिटी में क्या होता है, एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं उनको गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और उनको लिटिल बिट अथॉरिटी दे देता है, जिससे कि जो उनको ड्यूटीज दी गई हैं वो उनको परफॉर्म कर पाए और जो हमारा स्पेसिफिक गोल है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो हमें अचीव हो जाए विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी। तो क्या होता है अथॉरिटी, हम इसको एक बार लिख के देखते हैं। पहले हेडिंग डालते हैं हम, कॉन्सेप्ट किसके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज अथॉरिटी। अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए कि आपको अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखेंगे, हम वहां पे पहले अथॉरिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन 2 लाइन की तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आपको क्या डेफिनेशन लिखे, इतना बड़ा पैरा दिया है, ये तो है नहीं कि हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है और हम पूरा का पूरा पैरा या बच्चे पूरा का पूरा याद करके वहां पे लिख के आ जाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम मैं 2 लाइन की आपको डेफिनेशन बता रही हूं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। अथॉरिटी is the right to decide and to direct others and to direct others to perform to direct others to perform certain duties in achieving organization गोल। क्या बोला कि अथॉरिटी मतलब क्या होता है, एक राइट होता है कि हम डिसाइड कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके, जिससे कि वो अपने ड्यूटीज को क्या करें, परफॉर्म कर सके। किस लिए, जिससे कि हमारा जो स्पेसिफिक गोल है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो हमें अचीव हो जाए इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब हम एक बार अपने बुक से देखते हैं
In management, authority may be defined as the right to guide and direct the actions, कि आपको उनको सुपरवाइज करना है, गाइड करना है जहाँ पे भी वो गलती कर रहे हैं अपने काम को करने में, and to secure from them responses which are appropriate, और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको सही तरीके से करना जिससे कि हमें एप्रोप्रिएट अटेनमेंट जो ऐसा हम अपना टारगेट रखा है हमें विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी वो अचीव हो जाए। इट इज राइट टू यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टू मेक डिसीजंस। अगर मैं बात करूं नॉर्मल वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, ये बोलता है कि हमें अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है एंड टू मेक डिसीजन मेकिंग, और उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग भी करनी है। अथॉरिटी इज द राइट टू डिसाइड एंड टू डायरेक्ट अदर्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई। इट रेफर्स टू राइट टू मेक डिसीजंस एंड, पहले क्या करना, डिसीजंस लेना, एंड टू गेट द डिसीजंस कैरिड आउट, और ये इंश्योर करना कि जो हमने डिसीजंस लिए हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि हमें पता है अगर एक भी डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, गलत हो गया उसको लेने में, तो इससे होल इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ेगा और इन फ्यूचर हमें हैवी लॉस बियर करने को पड़ सकता है। इट इज राइट टू एक्ट, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है हम अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज राइट टू एक्ट, मतलब हम किस में अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अथॉरिटी के। अकॉर्डिंग टू बार्नेट, एक ऑथर है, अथॉरिटी इज द कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है हम इसमें क्या करते हैं, हमारा जो मैनेजर है अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है, ऑर्डर्स देता है, इंस्ट्रक्शन देता है इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कौन है, हमारा सबऑर्डिनेट। कौन उसको एक्सेप्ट करता है, सबऑर्डिनेट। जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड हो जा रही है, जो इंस्ट्रक्शन, जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, किसके द्वारा, एक मैनेजर के द्वारा, वो कौन एक्सेप्ट करता है, कंट्रीब्यूटर। और कंट्रीब्यूटर यहाँ पे कौन है, हमारा सबऑर्डिनेट। और अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज जनरेटिंग द एक्शन ही कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म करने में कंट्रीब्यूट करता है। That is as governing or determining what it does or what is not to do so far as the organization is concerned, कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम साइमन की वर्ड में बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना ये डेफिनेशन। अथॉरिटी में बी डिफाइंड एज द पावर, एक पावर है हमारे पास टू टेक डिसीजंस एंड द विच गाइड द एक्शंस ऑफ अदर। जो हम क्या करते हैं, अपने पावर से हम दूसरों के एक्शन को गाइड करते हैं कि आपको क्या काम मिलेगा और आपको उस काम को कैसे करना है, कैसे उसको अकम्प्लिश करना है, जिससे कि हमें जो हमारा मेन गोल है, मेन टारगेट है, उसको अचीव करने में हमें डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिनकी वर्क दिया गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अर्जेंट ऑर्डर आएंगे उसका पहले आपको अप्रूवल, कंफर्मेशन से पहले किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। क्योंकि एट लास्ट हमें वो जो प्रोडक्शन है अर्जेंट ऑर्डर का किसको देना पड़ेगा, हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही करके देना पड़ेगा। पर क्या हुआ, एक जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉय थे उनका कोई लार्ज अमाउंट में एक ऑर्डर आया 500 यूनिट का, और इन्होंने इसको विदाउट एनी अप्रूवल क्या कर दिया, इसको कंफर्म कर दिया किसको, एक पर्टिकुलर पर्सन को, कि हम आपका ये ऑर्डर फुलफिल कर देंगे बिना किसी के, किसके, बिना किसी के अप्रूवल के। तो क्या हुआ, जब ये बात इन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताई कि हमारे एक रेगुलर कस्टमर है और उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है 500 यूनिट्स का और हमें इनको क्या करना है, कल तक ये फुलफिल करना है, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने साफ मना कर दिया कि अभी तो हमारे पास इतने रॉ मटेरियल ही नहीं है। और आपको इतनी अथॉरिटी दी किसने, जब हमने ये डिसाइड किया था कि जो भी ऑर्डर्स आएंगे अर्जेंट ऑर्डर्स, उसमें आपको हमारा अप्रूवल लेना नेसेसरी था। तो आपने विदाउट एनी अप्रूवल कैसे इनको क्या दे दी,
रजामंदी दे दी कि हम आपका कंफर्मेशन दे दी कि हम आपका ऑर्डर फुलफिल कर देंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लॉस, चाहे वो रेपुटेशन का हो, चाहे वो पैसों का हो, जो भी बियर करना पड़े, वो कौन भरेगा पैसा? मिस्टर एक्स, क्योंकि उनको इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई थी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके एक्ट करा, जिसको नुकसान, लॉस किसको बियर करना पड़ रहा है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उनका जो एक रेगुलर एम्प्लॉय है, ड्यू टू discontinuous of their डिमांड, उनके डिमांड को हमने बिना फुलफिल किए क्या करा? उनको मना कर दिया और वो यहाँ से चले गए, जिनका 30 to 40% हमारा सेल्स किसके पास जाता था? इनको जाता था। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लॉस बियर करना पड़ा वो कौन भरेगा? मिस्टर एक्स, क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके एक्ट करा। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक अथॉरिटी को कंडक्ट करते हैं तो उसके बीच में दो पर्सन्स का होना नेसेसरी है। वन इज सुपीरियर एंड द अदर वन इज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या करता है? जो उसके पास वर्कलोड है वो अपने वर्कलोड को नीचे वाले पर्सन, अपने सबऑर्डिनेट्स को हायर करता है और उनको वर्क बांट देता है, और वर्क बांटने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ साथ उनको अथॉरिटी भी देता है कि उनको अपने टास्क को फुलफिल करने में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। द सुपीरियर फ्रेम्स एंड ट्रांसमिट डिसीजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट सबऑर्डिनेट विल एक्सेप्ट द, कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग लेता है, जो भी गाइडलाइंस देता है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाता है, जो भी डिसीजन मेकिंग करता है, वो उनको ट्रांसफर करता है अपने सबऑर्डिनेट को, विद द होप दैट कि वो उनको एक्सेप्ट करेंगे और ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे जैसे हमारे सुपीरियर ने हमें गाइड करा है। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी इज यूज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमने बोला था कि हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अथॉरिटी को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। क्यों? जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, मेन टारगेट है, स्पेसिफिक वर्क है, हमें वो अचीव हो जाए। द बेसिक पर्पस बिहाइंड द यूज ऑफ अथॉरिटी इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। हम क्या करते हैं? हम अपने वर्क को, जब एक सुपीरियर, उसके पास वर्कलोड ज्यादा होता है, जब वो उस वर्क को कर पाने में क्या होता है? इनकैपेबल होता है, तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को वर्क को बांट देता है, इसलिए कि जो मैं ओवरबर्डन हो रहा हूं और मुझे ही वो सारा काम पड़े और मैं वो उसको गलत करूं, अगर मैं उन पर्सन्स को क्या करूं? थोड़ा थोड़ा काम बांट दूं, सही तरीके से करूं और सही टाइम पे कंप्लीट करूं, जिससे कि मेरा जो पर्टिकुलर गोल है वो मुझे अचीव हो जाए। A person with authority influence the behavior of other that might otherwise not take place. Authority से क्या होता है? जब हम अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं? वर्क बांट देते हैं, तो हम उनको नियरली सुपरवाइज कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं, जिससे कि जो हमारा काम सही तरीके से होता है, और उनको साथ के साथ अथॉरिटी भी देते हैं। अगर अथॉरिटी ना हो तो ऐसा ना हो पाए और हमारा काम ऑन टाइम और सही तरीके से डूइंग द राइट थिंग ना कर पाए। Actions and behaviors of subordinate. It provides the basis for getting things done. Authority is also the means of coordination in an organization. Lines of authority serve to link and integrate the various parts of organization to achieve a common goal. क्या बोलता है ये पॉइंट? अथॉरिटी को यूज करके हम अपने वर्क को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और अपने वेरियस सबऑर्डिनेट्स का जो माइंडसेट है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि हम बाय द प्रोवाइडिंग द अथॉरिटी उनसे अपना वर्क करवा पाते हैं। अगर हम उन्हें अथॉरिटी ना दे और उनको अकाउंटेबल, मतलब अगर हम उनको अथॉरिटी देते हैं देन ही विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। अगर वो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे? वो सबऑर्डिनेट होगा और हम उनको क्या करेंगे? पेनल्टाइज करेंगे अगर उनको वो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। ये क्या है? एक बेस है फॉर गेटिंग थिंग्स डन, हमारे काम कराने के लिए। अथॉरिटी इज ऑल्सो द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और अथॉरिटी के यूज से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख पाते हैं, क्योंकि हमने अपने वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पर्सन ओवरबर्डन हो रहा था उसने हर एक पर्सन को थोड़ा थोड़ा वर्क बांट दिया, जिससे कि हमारा काम कोऑर्डिनेशन के साथ हो पाए विदाउट फेसिंग एनी डिफिकल्टी। Authority gives right of decision
making because a manager can give orders only when he decide what his subordinate should or should not do. जब एक पर्सन के पास राइट होता है डिसीजन मेकिंग का, तो वो क्या करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाता है, उनको वर्क देता है, जिससे कि वो डिसाइड करता है कौन सा सबऑर्डिनेट क्या काम करेगा, किसकी क्या स्किल्स है, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट को अच्छे से जानता है और वो उनकी कैपेबिलिटी, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है. नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव थिंग, क्योंकि but its existence is always subjective. Its exercise depends on the personality factor of the manager who can use it and the subordinate with whom it is to be exercised. ये बोलता है, हम इसको ऑब्जेक्टिव तो बोलते हैं, बट ये क्या है, एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि अथॉरिटी हर एक पर्सन संभाल नहीं सकता. ये डिपेंड करता है किसकी, हमारी पर्सनैलिटी फैक्टर्स ऑफ द मैनेजर, हमारे मैनेजर की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो कितने हैंडली, कितने अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट को हैंडल करता है और उनसे के द्वारा अपने वर्क को अकम्प्लिश करवा पाता है जो वो चाहता है. Who can use it and on the subordinate with whom it is to be exercised, और जो ये इसको एक्सरसाइज करता है. अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी. ध्यान से समझना क्या होता है लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी और इसके कौन कौन से हम मैनेजर्स को इंक्लूड करते हैं. लाइन मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स के अंदर वो पर्सन्स आते हैं जो किससे लिंक्ड होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. दैट मीन्स कि जो हमारे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ये एक कमांड है, स्टैंडर्ड चेन ऑफ कमांड जो स्टार्ट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एक्सटेंडिंग डाउन टू द वेरियस लेवल्स इन द हिरार्की टू द पॉइंट. दैट मीन्स लाइन मैनेजर के अंदर हम उनको इंक्लूड करते हैं जो डायरेक्टली एक्शंस को परफॉर्म करके हमारे वर्क, हमारे टारगेट को अचीव करने में मदद करते हैं. दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट. हम इन तीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं किसमें, लाइन मैनेजर्स में, जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि ये एक हियरार्की है, एक चेन है जो हम फॉलो करते हैं. पर स्टाफ मैनेजर में इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से देखो, दोस्त इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो हमें एडवाइस करते हैं, सर्विसेज, हु प्रोवाइड सर्विसेज एंड एडवाइस टू लाइन मैनेजर. दैट मीन्स जो हमें रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, जैसे यहां पे लिखेंगे रिसर्च एनालिसिस, जो भी वर्क को, हमारे एक्चुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें गाइड कर रहे हैं, हमें एनालिसिस देते हैं, हमें कंपटीशन पॉलिसीज बताते हैं, हम उनको स्टाफ मैनेजर के अंदर इंक्लूड करते हैं. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाफ कैन ऑफर लाइन मैनेजर्स planning advice through research, analysis and optional development. Staff can assist in policy implementation, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इन लीगल एंड फाइनेंशियल मैथड. ये हमें क्या करते हैं, एक्चुअली वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं वो लाइन मैनेजर्स ही कर रहे हैं, पर उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी गाइडलाइन, जो भी पॉलिसी, जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रहा है, हम उनको स्टाफ मैनेजर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, जो कि स्टाफ अथॉरिटी है, हम एक्चुअली बोलते हैं. अब हम अपना यूनिट 2 पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर.
हमने पावर में पढ़ा था कि पावर में क्या होता है, एक मैनेजर्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है, ये ऐसी एबिलिटी होती है कि जिससे कि वो अपने सबऑर्डिनेट या अपनी ऑडियंस का माइंडसेट, उनके एक्शंस, उनके डिसीजन मेकिंग को क्या कर दे, इन्फ्लुएंस कर सके। अगर मैं रियली स्पीकिंग मतलब सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि वो जो उनसे करवाना चाहता है अपने अनुसार वो करवा सके। तो क्या पढ़ा था हमने, पावर लाइक अथॉरिटी इज अ मीन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस। एक्सरसाइजिंग मतलब उनको इन्फ्लुएंस करना ऑन द बिहेवियर ऑफ पीपल, अपने अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर को, उनके एक्टिविटीज को, उनके एक्शंस को कंडक्ट कराना अकॉर्डिंग टू देयर विश। बट पावर इज स्ट्रॉन्गर देन इन्फ्लुएंस। पावर क्या है, स्ट्रॉन्गर है किससे, इन्फ्लुएंस से। इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि हम उस पर टोटली डिपेंड कर देते हैं कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। पर पावर में हम क्या ये इंश्योर करते हैं जैसा हम चाहते हैं वो पर्सन वैसे ही करे। Influence is a psychological force, while power is a personal force that enables a person to change their behavior of others. एक पर्सन दूसरे के माइंडसेट को, दूसरे के बिहेवियर को, एटीट्यूड को क्या कर देता है, टोटली चेंज कर देता है। पावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू इन्फोर्स। पावर एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे कि हम क्या करते हैं, ऑबिडियंस, एक रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, डिसीजन कंडक्ट करवाते हैं। कैसे, सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे में। कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब हम कुछ सोर्सेस पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से पावर्स अराइज हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी होती हैं और ये नेगेटिव भी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला है रिवॉर्ड पावर। ये पॉइंट मैंने हाईलाइट नहीं करा है, पर जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको ये हाईलाइटेड मिलेगा। क्या होता है रिवॉर्ड पावर, कि वो पर्सन इतना कैपेबल है, उसके पास इतनी एबिलिटी है, पावर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को रिवार्ड दे, उसको उनको क्या दे, एक गिफ्ट दे उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी एफर्ट के लिए, उनके ऑबिडियंस के लिए, उनके लॉयल्टी के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये किसको मिलेगा, उसी पर्सन को मिलेगा जो अपने सुपीरियर के लिए लॉयल होगा, उनके वर्क के लिए एफर्ट डालेगा, उनको ऑबिडियंट करेगा, मतलब जो वो चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। The ability to grant or withhold power is the key source of power. रिवार्ड, जो रिवार्ड हो सकता है वो फाइनेंशियल मतलब पैसों में भी हो सकता है। सोशल मतलब, अब हम बात करें सोशल रिवॉर्ड्स की, तो सोशल रिवॉर्ड्स के अंदर हम वो इंक्लूड करेंगे जहां पे हम अपने एम्प्लॉयज या अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को क्या करें, सोशली अप्रिशिएट करें। दैट मीन्स कि हमने जब हमारे और एम्प्लॉयज भी हैं तो हमने उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको अप्रिशिएट किया, उनको गुड वर्क करके ऐसे ही काम करो, उनके पीठ पर थपथपी देके, उनको कांग्रेस करके, उनको अवार्ड देके, उनको सर्टिफिकेट देके, उनको सोशली क्या देना, एक रिकॉग्निशन देना, जिससे लोगों को पता चल सके कि भाई हाँ ये पर्सन है जिसने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा दिया है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल नीड, हमने क्लास 12 में 5 तरह की नीड पढ़ी थी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। उसमें पहली नीड थी दैट इज साइकोलॉजिकल नीड। जब एक पर्सन कहीं पे भी काम करता है तो वो ये सोचता है कि मेरी 3 नीड्स जो साइकोलॉजिकल नीड के अंदर इंक्लूड होती है वो मेरी फुलफिल हो जाए। दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान। दैट इज फूड, शेल्टर और क्लोथ। वो सोचता है मेरे को रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और मकान मिल जाए, बाकी की नीड मैं बाद में फुलफिल करूंगा, पहले ये 3 नीड मुझे अच्छे से फुलफिल हो जाए। फाइनेंशियल रिवार्ड, फाइनेंशियल जो पैसा इंक्लूड है, और नॉन फाइनेंशियल जहाँ पे पैसा इंक्लूड नहीं है, जहाँ पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम करा है। इंक्लूड सैलरीज, वेजेस, फ्रिंज बेनिफिट्स। आपको एक वैकेशन दे दिया, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको एक घर दे दिया, एक क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया। सपोर्ट, प्रेज, रिकॉग्निशन, स्टेटस, आपको प्रेज करा, रिकॉग्निशन दी, पहचान दी, आपको बढ़ावा दिया, वो किसके अंदर आते हैं, नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड के अंदर। पर्सन सीकिंग रिवार्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। जो पर्सन रिवार्ड को ढूंढ रहा होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो आपको, जिसके पास इतनी पोजीशन है कि आपको वो रिवार्ड दे सके।
He offered rewards in exchange of some behavior act like effort, performance and obedience, loyalty and so on. वो तभी आपको रिवॉर्ड्स देता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, जब आप उसकी तरफ लॉयल हो, जो वो कह रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन, जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. Those who refuse to carry out his order are denied reward. और जो उनके ऑर्डर्स को करने से मना कर दे तो उनसे रिवार्ड क्या वापस ले लिया जाता है. A person may be in a position to offer reward by virtue of being a manager. वो पर्सन क्या हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, लीडर हो सकता है, और रिलेटिवली अ वेल्थी पर्सन, कोई एक पैसा वाला पर्सन, रिच पर्सन भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज कोएर्सिव पावर, कि उसके पास इतनी एबिलिटी है कि भाई वो दूसरों को क्या कर सके, पनिश कर सके अगर उसके अकॉर्डिंगली, उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया गया हो. एक पर्सन है, उसने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि आपको अपने वर्क को सिस्टमैटिक वे में ऐसे 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 कंडक्ट करना है. उन्होंने प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी करके बताया, पर उनके सबऑर्डिनेट ने ऐसा नहीं करा तो वो क्या करेंगे, अगर उनका काम सही तरीके से नहीं हुआ तो वो उनको पनिश करेंगे, पेनल्टी देंगे और उनको वो मानना पड़ेगा. This is the ability to punish others for not carrying out orders or for not meeting certain requirements. जो उन्होंने requirements रखी है, जो उन्होंने order पास करे, अगर आप उनको वैसे नहीं करोगे तो आपको उसके लिए punish किया जाएगा. The person who is in a position to coerce other forces or compels them to do or not to do something. The person who is, और वो कौन करेगा, जो उस पोजीशन में हो जहाँ पे वो फोर्स डाल सके कि आप अगर ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं भाई आपको क्या करूंगा, पनिश करूंगा. द पर्सन हु फील्स कोएस कंप्लाइज फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट, और वो जो पर्सन इस कोएर्सन को, कोएर्सिव पावर को महसूस करता है, वो पनिशमेंट के डर से उसको कंप्लाई करता है, फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल ले, मैनेजमेंट में फोर्स वर्कर्स टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, कि जो आपने स्ट्राइक कर रखी है वो आप खत्म कर दो, नहीं तो अगर आपने खत्म नहीं करी तो हम आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंक देंगे, ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, अदरवाइज दे विल बी सस्पेंडेड. नेक्स्ट वन इज एक्सपर्ट पावर. एक्सपर्ट पावर क्या होता है, जब एक पर्सन किसी एक्सपर्ट के अंदर काम करता है तो उसको उसी की बात माननी होती है. अ पर्सन हैविंग एक्सपर्टाइज, जैसे डॉक्टर के अंदर आर्टिकल्स काम करते हैं, जो भी उनके नर्सेस वगैरह होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर उनके क्लाइंट काम करते हैं, टीचर के अंदर उनके स्टूडेंट्स काम करते हैं, जिनके ऊपर उनका क्या होता है, एक पावर होती है. A person having expertise or specialized knowledge or information has power over those who seek his expertise. तो उनके पास ये पावर होती है कि वो seek his, जो उनकी नॉलेज, जो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो he has a power. कौन, उस प्रोफेशनल पर्सन के पास पावर होती है कि अगर वो काम ना करे तो, गलत काम करे तो या तो उनको निकाल दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, या उनको उसके लिए पनिश करे. A teacher has expert power over student, a chartered accountant over his client, and a doctor over his patients. हम उनको पेशेंट भी इंक्लूड, पर यहाँ पे हम नर्सेज वगैरह को इंक्लूड करेंगे, जो बॉयज वगैरह काम करते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर क्या होता है, उनका कंट्रोल होता है. नेक्स्ट वन इज रेफरेंट पावर. रेफरेंट पावर क्या होती है कि जब एक पर्सनालिटी होती है और जो वो कहता है वो उनके साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो उनको अपना एक आइडियल, एक लीडर मान लेते हैं. आपने देखा होगा जैसे महात्मा गांधी के पास एक ऐसी पावर थी जिससे कि वो लॉर्ड्स ऑफ पीपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और जिस बात में, जिस रास्ते में वो जाते थे वो लोग भी उस रास्ते में जाते थे. आपने सुना होगा लाठी मार्च, है ना, वो उसमें नंबर ऑफ पीपल्स उनके संग जुड़े और उनकी बात को माना और एक नया फ्रेम लगा के दिया हमें. और हम बात करें स्वामी विवेकानंद भी ऐसे थे कि वो स्पिरिचुअल बातों को बोलते थे और लोग उनको सुनते थे.
समझते थे और उनकी बातों को मानते थे और अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में उनको फॉलो भी करते थे। तो उनके पास एक करिश्मा था जिससे कि वो लॉट्स ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर सके और इन्फ्लुएंस कर सके और अपनी बातें मनवा सके। नेगेटिव ही वो पॉजिटिव वे में अपनी बातें मनवाते थे, उनको एक धर्म का रास्ता दिखाते थे, एक सच्चाई का रास्ता दिखाते थे। This based on the personality attributes or personal virtues of a person. Such person has a charisma which attracts people towards him. अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल को, आज देखा होगा जो यूथ पावर है या हमारी ओल्ड एज है या हम और भी बात करें, हर एज के बच्चों की बात करें, चाहे वो यूथ चाहे वो चिल्ड्रन, नरेंद्र मोदी को ही अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि जो वो उनके पास एक ऐसी पावर है जिसमें वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एक सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं और जो बात बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। As a source of power. For example, Mahatma Gandhi became powerful and had a huge following due to his charisma. Reference as a power is a group or institutional situation. The goals, values, work patterns, etc. of a group become frames of reference for some person. उसको वो एक अपना आइडियल मान लेते हैं और वो स्पिरिचुअल मैटर्स में ही आगे चलते रहते हैं, जैसा वो बताते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग रामदेव बाबा को भी अपना आइडियल मानते हैं योगा के लिए, क्योंकि वो उनके पास ऐसी पावर है जिसमें वो लॉट्स ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट पावर। ये एक लेजिटिमेट पावर होती है, एक लीगल पावर होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पर्संस के पास होती है, जो जॉब पोजीशन में उनको दी जाती है और ये लीगल होती है। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन। फॉर्मल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हर एक पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है और वो लीगल होती है। फॉर्मल लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड इज वेस्टेड ऑन द इंडिविजुअल, और हम उस पर्सन को उसको सौंप देते हैं, किसको, हर एक इंडिविजुअल को, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब पोजीशंस।